नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर है नेपाल के बारे में। तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने पुष्पकमल दहल। पुष्पकमल दहल की पहचान नेपाल में विद्रोही नेता के तौर पर भी होती है। उन्होंने नेपाल में माओवादी विद्रोह का न केवल नेतृत्व किया था, बल्कि हिमालयी देश के राजाशाही शासन को समाप्त कर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू की थी। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। नाटकीय घटनाक्रम के बाद आखिरकार सीपीएन माओइस्ट सेंटर के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउबा और सीपीएन माओइस्ट सेंटर के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच में पीएम को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद केपी शर्मा ओली की पार्टी के सीपीएन, यूएमएल और अन्य छोटे दलों के समर्थन से पुष्पकमल दहल पीएम बन सके। पीएम बनने से पहले ही प्रचंड ने दावा किया कि अगली सरकार बनाने में उनकी पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। बता दें कि पुष्पकमल दहल कल शाम तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले हम आपको नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल के बारे में बताएंगे। तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने पुष्पकमल दहल की पहचान नेपाल में एक विद्रोही नेता के तौर पर है। उन्होंने नेपाल में माओवादी विद्रोह का न केवल नेतृत्व किया था, बल्कि हिमालयी देश के राजाशाही शासन को समाप्त कर देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू की थी। लोकतांत्रिक नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य भी पुष्पकमल दहल को ही मिला है। वह 2008-2009 और फिर 2016-2017 तक 2 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पुष्पकमल दहल का जन्म मध्य नेपाल के पहाड़ी कास्की जिले में हुआ था। उनके परिजन गरीब किसान थे। अब वे 11 साल के थे तब उनका परिवार चितवन जिले में रहने आ गया। यही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। चितवन में एक ही स्कूली शिक्षक के संपर्क में आने के बाद कम्युनिज्म को लेकर उनकी रुचि बढ़ी। इसके बाद साल 1975 में उन्होंने चितवन जिले के रामपुर में कृषि और पशु विज्ञान संस्था के स्नातक किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1972 में अध्यापन को अपना पेशा बनाया। 1975 को वह यूएसआईडी से फिर जुड़े। 1981 में दहल नेपाल की अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद राजनीति में उनका कद बढ़ता गया और 1989 में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी मशाल के महासचिव बन गए। यह पार्टी बाद में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बन गई। 1990 में जब लोकतंत्र की बहाली हुई तब वे गुप्त रहकर काम करते थे। 1996 में जब नेपाल में राजाशाही को खात्मे के लिए विद्रोह अभियान शुरू हुआ तो विद्रोह के 10 वर्ष के दौरान प्रचंड अंडरग्राउंड रहे। खास बात यह है कि उस दौरान 8 साल भारत में बिताए। अब पुष्पकमल दहल केपी शर्मा ओली के सहयोग से एक बार फिर नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। आपको बता दें कि पुष्पकमल दहल ने अपने विद्रोह के 8 साल भारत में बिताए थे। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। वहीं केपी शर्मा ओली भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे हैं। वहीं भारत में मौजूदा सरकार दक्षिणपंथी विचारधारा को ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे में इसका असर दोनों देशों के रिश्ते में पड़ सकता है। इसके अलावा 2 साल पहले जब केपी शर्मा ओली नेपाल की सत्ता संभाल रहे थे, उस समय वे चीन के साथ बीआरआई समझौता करने में खासी रुचि रखते थे। इस दृष्टिकोण से भी नेपाल की नई सरकार भारत के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं प्रचंड की नई सरकार में केपी शर्मा ओली की पार्टी की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। ऐसे में प्रचंड सरकार में उनका दखल भी ज़्यादा रहेगा। इसको देखते हुए काला पानी और लिपुलेख को लेकर पूर्व में शुरू हुआ विवाद एक बार फिर से उठ सकता है। फिर मिलेंगे अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।